हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पीछे के क्वेश्चंस की क्लास आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से वहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आज भी आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज हम इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय इनकम। और राष्ट्रीय इनकम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आज की क्लास का सारा क्वेश्चन राष्ट्रीय इनकम से है और कल के क्लास में भी आपको राष्ट्रीय इनकम के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर राष्ट्रीय इनकम से किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। और ये इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। यहाँ के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त जो तरीके से व्याख्या करता है, सबसे सही तरीके से व्याख्या क्या करता है? पहला है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और चौथा है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप या सर्वाधिक उपयुक्त जो डिफिनीशन है वो कौन बता रहा है, आपको बताना है। और ये काफ़ी आसान है बच्चों, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। और ये छोटा हो या बड़ा, ये क्वेश्चन ज़रूर उस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा। तो आपको पता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है कि किसी देश में कितना ज़्यादा समृद्धि है। अगर वहाँ का हर एक व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा होंगे, इनकम अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और वो राष्ट्र ज़रूर समृद्धशाली या अच्छी कंडीशन में होगा। तो प्रति व्यक्ति आय से हम किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का पता लगा लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। किसी दी गई अवधि में राष्ट्र की आय कैसे हम जानते हैं, या कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है किसी राष्ट्र के आय को एक दी गई अवधि या कहिए एक इकोनॉमिक ईयर के अंतर्गत राष्ट्रीय इनकम में हम कौन सी चीज़ों की गणना करते हैं? तो क्या नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होता है राष्ट्रीय आय, या कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होता है राष्ट्रीय आय, या सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक दी गई अवधि में। तो राष्ट्रीय इनकम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपने अगर इकोनॉमी की क्लास डिटेल में देखी है, जो मैंने इसके पहले पढ़ाई है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये आईएएस का क्वेश्चन है तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेवल का है, लेकिन कोई लेवल नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आसान है। आपको पता है राष्ट्रीय इनकम किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं? हमने जीडीपी और जीएनपी दोनों पढ़ा है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमिक ईयर के अंतर्गत हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। और इन उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं में जो उत्पादन होता है ये भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों के उत्पादन को लिया जाता है, यानी कि इसमें विदेशियों के उत्पाद भी होते हैं और भारतीयों के भी होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं जीएनपी की, यानी कि राष्ट्रीय आय की, तो इसमें हम सिर्फ नागरिकों की आय को लेते हैं, चाहे वो देश के बाहर उत्पादन किए हो या वो देश के अंदर उत्पादन किए हो, नागरिकों के द्वारा ही उत्पादित होता है आपका राष्ट्रीय इनकम। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों क्या सही आंसर है। तो आपने यहाँ देखा होगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की बात कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर, कुल मूल्य के बराबर नहीं होता। हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम राष्ट्रीय इनकम में लेते हैं, चाहे वो देश के अंदर उत्पादित हो या देश के बाहर उत्पादित हो। तो आप देख रहे हैं आपका पहला नहीं होगा, आपका दूसरा भी नहीं होगा, आपका तीसरा भी नहीं होगा। लास्ट देखिए, ये यहाँ पे नागरिक या भारतीय नहीं दिया है, लेकिन तब भी ये सही डिफिनीशन है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को के बराबर होता है।
यानी कि जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का, वही आपका राष्ट्रीय इनकम है और वो भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित होना चाहिए, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, उसी को राष्ट्रीय इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इनमें से कोई एक ही है जो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इनमें से वो कौन सी गतिविधि है जो बता रहा है कि आर्थिक वृद्धि होगी, अवश्य होगी? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर को बताता है, या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, या किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आप हो सकता है 2 से 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि काफ़ी जो है पैरेलल हैं या कहिए काफ़ी नज़दीकियाँ हैं इनके आंसर में। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इसके पहले ही देखा कि किसी देश की राष्ट्रीय समृद्धि को देखना है, उसकी बेहतर स्थिति को देखना है, तो हम क्या देखते हैं? वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है यानी कि देश की स्थिति अच्छी है। तो आपके ऑप्शन नंबर, अगर आपने गौर किया होगा, बी में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता के साथ वृद्धि है, यानी कि हर साल वृद्धि, हर साल बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक साल बहुत ज़्यादा वृद्धि, दूसरे साल बहुत कम वृद्धि, ऐसा नहीं है। स्थिरता के साथ वृद्धि बनी हुई है। ये सबसे बढ़िया परिचायक है किसी भी राष्ट्र के समृद्धि का, किसी भी देश के अच्छी कंडीशन में होने का, जहाँ पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि पाई जाएगी, वहाँ पे आर्थिक वृद्धि जरूर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और कई बार आ चुका है। तो क्या ये काम योजना आयोग का है, या ये काम वित्त आयोग का है, या ये कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, या ये कार्य आरबीआई करता है? आपको बताना है बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार एग्जाम में आया भी है और आपको मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका जो आपका सही आंसर है, आपको पता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं CSO। CSO का नाम अभी बदल दिया गया है, क्योंकि CSO प्लस NSO बराबर NSO हो गया है। तो अब ये काम NSO करने लगा है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन में आता है तो CSO ऑप्शन में रहता है। तो बच्चों, आप CSO ऑप्शन में है तो CSO सही है, लेकिन अगर कभी CSO ना दिखे तो आपका NSO सही हो जाएगा, क्योंकि CSO का नाम ही अब NSO में तब्दील हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ये तो एग्ज़ाम में अनगिनत बार आ चुका है, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो या बड़े एग्ज़ाम्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वाकई में अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। लेकिन आपके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। कौन थे वो पहले व्यक्ति? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, या RC दत्त थे, या VKRB राव थे, या DR गाडगिल थे? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहली बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की आकलन किया था, आय का गणना किया था? और ये आकलन आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था ये भी पूछा है। 1968 में उन्होंने ये गणना किया था। 1968 में कितने रुपए प्रति व्यक्ति किया था? तो प्रति व्यक्ति जो इन्होंने किया था वो किया था 20 रुपये। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, याद रखेंगे, सन भी, अमाउंट भी और व्यक्ति भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? क्या ये CR राव थे, या ये PC महालनोबिस थे, या VKRB राव थे, या KN राज थे? आपको बताना बच्चों, जो 1949 में गठित की गई थी समिति सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय के लिए, इसके अध्यक्ष कौन थे?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज अगर आपने नहीं सुना है इसके पहले तो आज के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर आपने पंचवर्षीय योजनाओं में आपने देखा था, ये मॉडल के रूप में भी इनका लिया गया था। पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। हमारे यहाँ जो आर्थिक या जो गणना किया जाता है, यहाँ जो राष्ट्रीय इनकम की गणना की जाती है, ये गणना कौन करता है? तो गणना आपने देखा था कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, लेकिन जो आर्थिक चीज़ें होती हैं यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इसका प्रकाशन कौन करता है, इसको कौन प्रकाशित करता है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है बच्चों, आपको बताना है क्या ये आरबीआई द्वारा किया जाता है या भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता है या वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है या उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि ये काम आरबीआई का बिल्कुल भी नहीं है, आरबीआई ऐसा कोई काम नहीं करता, और उद्योग मंत्रालय का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप वित्त मंत्रालय और भारतीय योजना आयोग में हो सकते हैं कंफ्यूज, लेकिन योजना आयोग तो आप जानते हैं अब तो ये कार्य में ही नहीं है और योजना आयोग का ऐसा कोई काम था भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, वित्त मंत्रालय इन आर्थिक सर्वेक्षणों का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश का जीवन स्तर जानना हो तो कैसे पता चलेगा? किसी देश का जो जीवन स्तर है वो बढ़िया है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? तो ऑप्शन में है, गरीबी के अनुपात से जानेंगे या प्रति व्यक्ति आय से जानेंगे या राष्ट्रीय आय से जानेंगे या बेरोजगारी की दर से जानेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपसे बार बार कहा है, किसी देश की समृद्धि जाननी हो, किसी देश की आर्थिक स्थिति जाननी हो, किसी देश की बेहतर कंडीशन को जानना हो, प्रति व्यक्ति आय निकाल दीजिए। अगर प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है तो यानी कि वहाँ पे समृद्धि है देश में। तो आपको पता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके, आपने अगर पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी कि अगर सैद्धांतिक तौर से हम आर्थिक विकास की जो है कल्पना करते हैं तो कौन सी चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों, अगर नहीं भी पढ़ा है और आप कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का जब हम गणना करते हैं तो उसमें कौन से चीज़ को हम नहीं लेते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे देश की आर्थिक समृद्धि को नहीं बताता है। तो आपको पता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है हमारी स्थिति मजबूत हो रही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है देश मजबूत हो रहा है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, अगर ऐसा हो रहा है तब तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जरूर देश में समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन विश्व बैंक ने अगर कोई वित्तीय सहायता में वृद्धि की है तो इससे कोई जो है इनकम नहीं हो रहा है या इससे कोई निर्माण नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है किसको? पद राष्ट्रीय आय किसको निरूपित करता है? पहला है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय मूल्य ह्रास घटा करके आपका राष्ट्रीय इनकम प्राप्त होगा। पद राष्ट्रीय आय का मतलब है कि राष्ट्रीय इनकम को कौन निरूपित कर रहा है सही तरीके से। तो क्या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय मूल्य में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो आपका राष्ट्रीय इनकम मिल जाएगा, या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास करेंगे और साथ ही क्या घटाएंगे? विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय को जोड़ लेंगे तो क्या ये निरूपित कर रहा है? या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ लेंगे तो आपका राष्ट्रीय इनकम हो जाएगा, या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विदेशों से प्राप्त निबल कारक को घटा देंगे तो आपका राष्ट्रीय इनकम प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने डिटेल क्लास पढ़ा होगा तो हमने आपको वहाँ पे बताया था जीडीपी एमपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी यानी कि राष्ट्रीय इनकम मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से
फैक्टर कास्ट यानी कि शुद्ध उत्पाद निकालने के लिए हम दो चीज़ माइनस करते हैं, एक चीज़ प्लस कर लेते हैं। माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं मूल्यह्रास को और माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष को, और प्लस क्या कर लेते हैं, प्लस हम कर लेते हैं सब्सिडी को। जब हम मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ लेते हैं तो हमारा राष्ट्रीय शुद्ध इनकम निकल जाता है। और इसको सही तरीके से व्याख्या कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ लेंगे तो हमारा राष्ट्रीय इनकम निकल आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। पहला है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर लगातार बढ़ती रही। क्या पिछले दशक में यानी कि पिछले 10 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बना हुआ है। दूसरा, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। आईएएस का क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या पिछले 10 वर्षों में हमारा जो जीडीपी है ये वास्तविक जीडीपी लगातार बढ़ रहा है? क्या पिछले 10 वर्षों में जो रेट है, जो मूल्य है चीज़ों का, वो जीडीपी उस मूल्य पर बढ़ रहा है? आपको बताना कौन सा सही है। आपको पता है कि जो वास्तविक वृद्धि होता है जीडीपी का, कभी भी जो वास्तविक चीज़ें हैं वो हमेशा नहीं बढ़ती। हर वर्ष सामान्य नहीं होता, हर वर्ष में सामान्य उत्पादन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है लगातार नहीं बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन कम हो या ज़्यादा, जो मूल्य है वो लगातार बढ़ रहा है। तो मौद्रिक मूल्य में जीडीपी हर साल बढ़ रही है, लेकिन रियल उत्पादन, वास्तविक जीडीपी नहीं बढ़ रही है। जैसे 10 साल पहले अगर 50 कुंटल गेहूँ उत्पादन हो रहा था तो क्या हर साल उसमें बढ़ोतरी हुई है? ये संभव नहीं है। लेकिन उस समय जो गेहूं का मूल्य था उससे हर साल गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है। उस हिसाब से जो बाजार कीमत पे है जीडीपी वो बढ़ रहा है, लेकिन जो वास्तविक उत्पादन वाला जीडीपी है वो हर साल नहीं बढ़ता। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? पहला गलत, दूसरा सही, केवल दूसरा सही है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये सर्वप्रथम किसने जो है आकलन किया था? ये क्वेश्चन तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम क्यों है? यानी कि भारत में बचत भी ज़्यादा है, पूंजी निर्माण की दर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी समृद्धि नहीं है। क्या कारण है? ऑप्शन, ऊंची जन्म दर है इस वजह से, या विदेशी सहायता का नीचा स्तर है इस कारण से, या नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात है, या ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है। ये भी बच्चों बहुत आसान है, शब्दों का बस फेर है, अगर आप वही समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। पहले में कह रहा ऊंचा जन्म दर, हाँ माना ऊंचा जन्म दर है, लेकिन कह रहा पूंजी निर्माण भी तो है, तो ये तो नहीं हो सकता। विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नहीं, ये भी रीज़न नहीं है। नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, अगर पूंजी उत्पादन का जो दर है वो नीचा होता है, यानी कि कोई चीज़ उत्पादित करने में कम पूंजी लगती तब तो वृद्धि तेजी से होती, लेकिन कोई चीज़ उत्पादित करने में ऊंची पूंजी लग रही है, ज़्यादा पूंजी लग रही है। जब कोई चीज़ थोड़ा उत्पादित करने में ज़्यादा पूंजी लगेगा तो जाहिर सी बात है समृद्धि कम होगा। यानी कि ज़्यादा पूंजी लगा करके किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, उसकी अपेक्षा उत्पादन कम प्राप्त होगा, पूंजी ज़्यादा लग जा रही है तो जाहिर सी बात है समृद्धि कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात, उत्पाद के अनुपात में पूंजी का बहुत ज़्यादा लगना। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय कैसी रहेगी? यानी कि कोई दी हुई अवधि है, अगर उसमें कीमत भी दोगुना हो जाए और आय भी दोगुनी हो जाए, दोनों दोगुना हो जाए तो क्या होगा? क्या जो आपका आय मतलब क्या रह जाएगा? आय दोगुनी हो जाएगी, या वास्तविक आय आधी रह जाएगी, या वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, या वास्तविक आय की कीमतें और वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। यानी कि क्या वास्तविक आय को कीमतें प्रभावित नहीं करती हैं? तो बताना है बच्चों कौन सा सही है, और आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि अगर आप 10,000
सैलरी पा रहे हैं और वस्तुएं सस्ती हैं तो 10,000 में आपका काम चल रहा है, लेकिन आपका सैलरी दोगुना कर दिया गया 20,000 और वस्तुओं की कीमतें भी दोगुना कर दी गई, यानी कि तब भी उतनी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आपको 10,000 खर्चा करना पड़ता था और अब भी आपको उतनी ही वस्तुएं प्राप्त करनी है, लेकिन अब 20,000 खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो क्या हो गया, अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। निम्न में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो तेजी से नहीं ग्रो कर रहा? क्या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात इसके लिए कारण है, या जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर इसके लिए जिम्मेदार है, या पूंजी निर्माण की ऊंची दर इसके लिए जिम्मेदार है, या वित्तीय घाटे का ऊंचा दर इसके लिए जिम्मेदार है? तो बच्चों बताना है आपको कि भारत में प्रति व्यक्ति आय ना बढ़ने के लिए क्या जिम्मेदार है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि कोई चीज़ उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी होती है, इसलिए समृद्धि नहीं मिलती। तो चलिए पहला आपका बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा, पूंजी निर्माण की जो है ऊंची दर, हमारे यहाँ पूंजी निर्माण की दर ऊंची नहीं है बल्कि नीची है, यानी कि तीसरा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि पूंजी निर्माण की जो दर है वो ऊंची नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रति व्यक्ति आय है, जो इनकम है वो नहीं बढ़ेगा, वो घट जाएगा। तो दूसरा भी सही है। अब आप देख रहे हैं पहले दूसरे का ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका जो 3 है ये नहीं होगा और आपका 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व करेंगे। बस चीज़ों को समझते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।